हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन फोर्स मैरिज विद माफिया किंग का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। प्लीज़ आप लोगों को ये एफएफ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक किया करो। आप लोग सच में बहुत कम लाइक करते हो और प्लीज़ कमेंट भी किया करो। आपको नहीं पता, आपकी कमेंट्स को रीड करने के बाद ना इतना अच्छा फील होता है, सच में इतना मन करता है वीडियो बनाने के लिए कि हाँ लोग पसंद कर रहे हैं, तो मेरा भी मन करता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। पर आप लोग जो बहुत कम कमेंट करते हैं तो सीरियसली मन ही नहीं करता वीडियो बनाने का। प्लीज़ कमेंट किया करो एवरीवन। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग को बहुत कम टाइम मिलता है कि वो घर से बाहर जाए। वी यिंग जब वापस घर में आया तब वो देखता है कि आज यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन चल रही है। फिर ग्रैनी वैन विंग को बताती है कि आज उसकी शिजे यानी कि जियांग यानी का जन्मदिन है, तो यहाँ पर एक पार्टी रखी गई है, इसलिए आज पूरे वी मैंशन को इतनी ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया है। वहीं वी यिंग को ये भी याद आता है कि जब उसने अपने डैड से अपने बर्थडे पर एक केक लाने के लिए कहा था तो उसके डैड कितना गुस्सा हुए थे वे जिंग पर। वे जिंग को ये याद आते ही वो बहुत इमोशनल फील करता है। वे जिंग फिर चुपचाप अपने रूम के अंदर चला जाता है। पार्टी हॉल के अंदर धीरे धीरे करके सभी गेस्ट आना शुरू हो चुके थे। जियांग फेंगम्यान, मैडम यू सभी के साथ अपने गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। अब हमें लैन मैंशन का सीन दिखाया जाता है। लैन मैंशन के अंदर लैन के रैन रेडी होकर हॉल में खड़े हुए थे और अपने बेटे वांगजी का वेट कर रहे थे। तभी वहां पर साओ शिंगचेन आता है। साओ शिंगचेन को देखने के बाद लैन किरण उसकी ओर स्माइल देते हुए बोलते हैं, साओ शिंगचेन तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तो तुम्हें तुम्हारे अल्फा के साथ होना चाहिए था, वैसे भी आज कोई मीटिंग थोड़ी ना है। साओ शिंगचेन स्माइल करते हुए बोलता है, आप तो जानते हैं अंकल कि वांग जी बिल्कुल भी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। कोई भी काम हो वो मुझे साथ लेकर ही जाता है। पता नहीं मेरे हस्बैंड से ज़्यादा वो मेरे साथ रहता है। ये बोलकर वो हंसने लगता है। ये सुनने के बाद लैन किरण भी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, वहाँ वो पार्टी करने थोड़ी जा रहा है, वहाँ भी न जाने वो कितने लोगों से नई डील फाइन करेगा। तभी वहाँ पर वांग जी आता है। वांग जी को देखने के बाद लैन किरण और साओ शिंगचेन दोनों ही साइलेंट हो जाते हैं। वांग जी के फेस पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन तो होते ही नहीं है। एक्सप्रेशन होते हैं वो भी नाम के, वो भी कभी कभी निकलते हैं जब वो अपने फादर या अपने ब्रदर के पास होता है। वांग जी अपने फादर की ओर देखता है और बोलता है, डैड चले हम। लैन किरण वांग जी की ओर देखता है और स्माइल देते हुए बोलता है, ठीक है वांग जी चलो। इससे पहले कि वांग जी वहां से जाने लगता है तभी वांग जी का फोन रिंग करता है। वांग जी जल्दी से अपना फोन देखता है, फिर वो बोलता है, डैड मैं भी आता हूँ। ये बोलकर वांग जी अपने फोन को पिक करता है और वहां से थोड़ा साइड में चला जाता है। वांग जी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, क्या क्या कहा तुमने? ऐसे कैसे कर सकती हो तुम लोग? उसे वहीं रखो, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से अपने डैड के पास आता है और बोलता है, डैड मुझे अर्जेंट काम आ गया है, आप चले जाइए पार्टी में, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊँगा। ये सुनने के बाद लैन किरण बोलता है, क्या? लेकिन वांग जी बोलता है, डैड प्लीज़ आप गगर को अपने साथ ले जाइए, मुझे सच में अर्जेंट काम है, वरना मैं आपके साथ चलता, मैं जल्दी ही आपको ज्वाइन करूँगा। प्लीज़ आप गगर को ले जाइए, वैसे भी वो घर पर ही होंगे अभी, आप उन्हें ले जाइए। वैसे भी वो बहुत कम ही जाते हैं इन सब में, उन्हें थोड़ा सा चेयर अप होने का टाइम मिल जाएगा, आप उन्हें ले जाइए। ये बोलकर वो साओ शिंगचेन की ओर देखता है और बोलता है, साओ शिंगचेन चलो। साओ शिंगचेन वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, ठीक है बॉस चलिए। फिर वो वांग जी साओ शिंगचेन के साथ वहाँ से चला जाता है। लैन किरण जो वहाँ हॉल में खड़े हुए थे वो बोलते हैं, ये लड़का भी ना पता नहीं कब अपने काम को छोड़ेगा। वांग जी ने तो अपनी मम के डेथ के बाद काम को ही अपना सब कुछ बना लिया है। वांग जी ने तो लाइफ को जीना ही छोड़ दिया है। पता नहीं वांग जी कब अपनी लाइफ को जीना शुरू करेगा। कभी कभी तो मुझे इसे ऐसे देखकर बहुत चिंता होने लगती है। मैं क्या करूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। आखिरकार मैं ऐसा क्या करूं जिस वजह से ये काम को छोड़ दे और अपनी लाइफ के बारे में भी सोचना शुरू करे। शायद इसमें कहीं ना कहीं मेरी गलती है। मैं ही शायद तुम्हें भुलाने के लिए काम में ज़्यादा बिजी रहता था और वही सब चीज़ें मैंने वांग जी को भी सिखाई और वही सब चीज़ें शायद मैंने लैन सेजन को भी सिखा दी। अब दोनों ब्रदर एक दूसरे से बहुत ही कम मिल पाते हैं। वो एक साथ बैठकर न जाने कब उन्होंने एक साथ खाना खाया था। मुझे तो याद भी नहीं है कि हम कब एक साथ बैठकर तीनों ने खाना खाया था। लैनी तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ बिखर गया। एक घर में साथ रहते हुए भी मुझे ऐसा लगता है न जाने हम कितनों ही मीलों एक दूसरे से दूर हैं। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर वो टाइम की ओर देखते हैं, फिर वो बोलते हैं, अब मुझे ही अकेले जाना होगा। फिर वो कुछ सोचते हैं और फिर वो वहाँ से लैन सिचन के रूम की ओर जाने लगते हैं। लैन सिचन के रूम के पास आकर वो जल्दी से डोर को नॉक करते हैं। लैन सिचन कुछ मिनट के बाद डोर ओपन कर देता है और बोलता है, डैड आप यहाँ क्या हुआ? लैन किरण सिचन की ओर देखता है और बोलता है, सिचन क्या तुम कोई काम कर रहे थे बेटा?
सचिन बोलता है नहीं डैड क्या हुआ। लैन किरण सचिन की ओर देखता है और बोलता है ठीक है तो फिर तुम एक काम करो, जल्दी से रेडी हो जाओ, मेरे साथ एक पार्टी में चलो। लैन सचिन जब ये सुनता है तो वो बोलता है क्या हुआ डैड, पार्टी? लेकिन कौन सी, लेकिन क्यों? सेचन वो बस एक पार्टी ही तो है, तुम चलो मेरे साथ। क्योंकि वांगजी तो नहीं जाने वाला, उसने कहा है कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं, वैसे भी बहुत टाइम हो गया हम सब एक साथ बाहर नहीं गए। वांगजी भी थोड़ी देर के बाद वहां आ जाएगा, उसे अर्जेंट काम आ गया था, इसीलिए मैं वहां अकेला नहीं जाना चाहता हूँ। लैन सिचन कुछ देर सोचता है, फिर बोलता है ठीक है डैड, आप 5 मिनट वेट कीजिए, मैं भी रेडी होकर आता हूँ। ये बोलकर फिर लैन सिचन जल्दी से अपने कुछ कपड़े निकालता है और फिर वो कपड़ों को लेकर वहाँ से चला जाता है। लैन किरण एक स्माइल करता है और उसके बाद फिर वो हॉल में आ जाता है और लैन सिचन का वेट करने लगता है। कुछ देर के बाद लैन सिचन भी रेडी होकर आ जाता है और बोलता है डैड चले हम। लैन किरण सिचन की ओर देखता है और बोलता ठीक है बेटा चलो। इसके बाद फिर वो दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं और पार्टी के लिए चले जाते हैं। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। वी मेंशन के अंदर वी जिंग उसी छोटे से रूम के अंदर बैठा हुआ था। वो बहुत उदास फेस के साथ वहाँ बैठा हुआ था क्योंकि बाहर उसे देखना था कि क्या हो रहा है, पार्टी कैसी होती है। वी जिंग का बहुत मन था ये सब चीज़ें देखने का, लेकिन उसे बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। तभी वी जिंग के डोर पर एक नॉक होता है। वी जिंग जब नॉक को सुनता है तो वो जल्दी से जाकर डोर को ओपन करता है। वी जिंग जैसे ही डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर वो ग्रैनी वैन को देखता है। वी जिंग ग्रैनी वैन को देखता है तो बोलता है ग्रैनी वैन क्या हुआ आप यहाँ इस वक्त? ग्रैनी वैन रूम के अंदर आती हैं, वी जिंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं यंग मास्टर क्या हुआ, आप मुझे दुखी लग रहे हैं, मुझे लगा कि आप सैड होंगे। वी जिंग उनकी ओर देखता है, उसकी आंखों जो थोड़ी नम हो चुकी थी उन्हें वाइप करता है और बोलता है नहीं ग्रैनी वैन कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। ग्रैनी वैन वी जिंग की ओर देखकर एक स्माइल करती है और बोलती है यंग मास्टर मैं जानती हूँ आप बहुत सैड हैं, चलिए आपकी सैडनेस को दूर करने के लिए हम गार्डन में चलते हैं। वी जिंग बोलता है क्या आप जानते हैं ग्रैनी वैन मैं इस वक्त बाहर नहीं जा सकता, बाहर बाहर पार्टी है और सब लोग हैं। ग्रैनी वैन स्माइल करती है और बोलती है लेकिन हम सबसे छुप के जाएंगे, बाहर गार्डन में मैंने आपके लिए कुछ रखा है, चलिए हम चलते हैं। वी जिंग बोलता है क्या सच में ग्रैनी वैन? ग्रैनी वैन स्माइल करती हैं और बोलती है हाँ चलो अब चलते हैं। ये बोलकर ग्रैनी वैन जल्दी से विंग का हाथ पकड़ती हैं और वो उसे लेकर उस हॉल से बाहर चले जाते हैं। अब हमें वांगजी के और का सीन दिखाया जाता है। एक डार्क रूम था जिसमें एक पर्सन को बांध कर रखा गया था। उसकी हालत बहुत ख़राब लग रही थी, उसे बहुत ज़्यादा मारा गया था। उस रूम का डोर ओपन होता है, जैसे ही उस रूम का डोर ओपन होता है सामने जो पर्सन बैठा हुआ था वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है क्योंकि अचानक से रोशनी की वजह से उसकी आंखें खुल नहीं पा रही थीं। कुछ देर के बाद जब वो स्टेबल होता है तब वो अपने सामने एक पर्सन को देखता है जिसने ब्लैक आउटफिट पहना हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा था, वो बस उसकी ओर ही देखता जा रहा था। उसके हाथ में एक गन थी और वो उसे उसकी ओर पॉइंट आउट करते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, मुझसे झूठ बोलने की सज़ा तुम जानती हो क्या है? वो पर्सन बोलता है प्लीज़ प्लीज़ सर मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती नहीं है। वांग जी गुस्से में उसकी ओर देखता है और बोलता है क्या कहा तुमने, तुम्हारी गलती नहीं है, मैंने जो कहा था वो तुमने नहीं किया, मुझसे झूठ कहा और जितना भी प्रॉफिट हुआ था उसमें से 50% तुमने अपने पास रखा मुझे बिना बताए। मैंने कितनी बार कहा था कि ऐसी गलतियाँ मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो बोलता है प्लीज़ सर मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगा। वो पर्सन बार बार वांग जी से माफ़ी मांगने लगता है। वांग जी गुस्से में उसकी ओर देखता है और बोलता है मैं सिर्फ पर्सन को एक बार ही मौका देता हूँ अपनी वफादारी साबित करने का, लेकिन तुमने उसे गवा दिया तो आई एम सॉरी, अब तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वांग जी जब उस रूम से बाहर आता है तब उसके हाथ में गन थी, उस पर खून लगा हुआ था और वो एक टेबल से स्माइल दे रहा था। वो बाहर आता है, कुछ बुकार्ड्स की ओर देखता है और बोलता है जाओ अच्छे से क्लीन करो उसे, फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें वी जिंग की ओर का सीन दिखाया जाता है। वी जिंग गार्डन में था, ग्रैनी वैन उसे लेकर गार्डन में आ चुकी थी। वी जिंग बोलता है ग्रैनी वैन बताइए ना क्या है यहाँ। ग्रैनी वैन स्माइल करती है और बोलती है यंग मास्टर मैं जानती हूँ कि आपको रैबिट बहुत पसंद है। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है हाँ हाँ ग्रैनी वैन, लेकिन आप ऐसा क्यों बोल रही हो? ग्रैनी वैन एक स्माइल करती हैं, वी जिंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं वो देखिए। वी जिंग जब उस ओर देखता है जहाँ पर ग्रैनी वैन उसे बोल रही थी, वी जिंग पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है। वो बोलता है
ग्रैनी वैन, ये तो। ग्रैनी वैन स्माइल करती हैं और बोलती हैं, हाँ यंग मास्टर, ये आपके लिए है, जाइए। विकिंग भागते हुए जाता है। वहाँ पर एक रैबिट था। विकिंग जल्दी से उसे अपनी गोद में ले लेता है और बोलता है, ग्रैनी वैन ये कितना क्यूट है और कितना सॉफ्ट भी। थैंक यू सो मच ग्रैनी वैन। विकिंग उस रैबिट को देखते हुए बहुत इमोशनल हो गया था। बहुत कम ही बार था कि जब उसे कुछ चीज़ें मिलती हैं गिफ्ट में, और जब उसे रैबिट मिला तो विकिंग बहुत खुश हो गया। लेकिन फिर वो डरते हुए जल्दी से उस रैबिट को नीचे रख देता है और बोलता है, ग्रैनी वैन, मैं इसे नहीं रख सकता। अगर मैडम यू को पता चल गया कि मैं अपने पास पेट रख रहा हूँ तो वो मुझे बहुत मारेंगी। ग्रैनी वैन जब ये सुनती हैं तब वो विकिंग की ओर देखती हैं और बोलती हैं, चिंता मत कीजिए जंग मास्टर, मैडम यू को नहीं पता चलेगा इसके बारे में। आप इसके साथ अच्छे से खेलिए, ठीक है? तब तक मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ये बोलकर ग्रैनी वैन वहाँ से चली जाती हैं। विकिंग उस रैबिट के साथ खेलने लगता है। विकिंग को रैबिट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। विकिंग बहुत खुश हो जाता है उस रैबिट को देखकर और उसके साथ वहाँ खेलने लगता है। अब हमें पार्टी हॉल का सीन दिखाया जाता है। लैन केरन लैन सीजन के साथ पार्टी में आ चुका था। वो डोर पर खड़ा हुआ था। जैसे ही जियांग फेंगमियान ये देखते हैं कि मिस्टर लैन वहाँ आए हुए हैं, वो भागते हुए उनके पास जाते हैं और बोलते हैं, मिस्टर लैन, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। वो जल्दी से उनसे हैंड चेक करता है। फिर वो लैन सीजन की ओर देखता है और बोलता है, ओह आप भी यहाँ आए हैं। लैन सीजन भी उन्हें ग्रीट करता है। इसके बाद जियांग फेंगमियान मिस्टर लैन को लेकर पार्टी हॉल के अंदर आते हैं और उन्हें अपने कुछ गेस्ट से मिलवाते हैं और अपने फैमिली मेम्बर्स से भी मिलवाते हैं। तभी लैन सीजन की नज़रें जियांग चैंग पर पड़ती है। जियांग चैंग जैसे ही लैन सीजन को वहाँ देखता है, वो एक डेविल से स्माइल देता है। जियांग फेंगमियान मिस्टर लैन की ओर देखते हैं और बोलते हैं, मिस्टर लैन चलिए मैं आपको मेरी फैमिली से मिलवाता हूँ। इसके बाद मिस्टर लैन जियांग फेंगमियान के साथ जाते हैं और उसकी पूरी फैमिली से मिलते हैं। लैन सीजन भी उनके साथ ही थे। जैसे ही जियांग फेंगमियान लैन सीजन से अपने बेटे जियांग चैंग को मिलवाते हैं, जियांग चैंग मिस्टर लैन सीजन की ओर अपने हाथ को आगे बढ़ाता है उनसे हैंड शेक करने के लिए। लैन सीजन को न चाहते हुए भी अपने हाथ को आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे ही जियांग चैंग लैन सीजन का हाथ पकड़ता है, वो उनके हाथ को टच करने लगता है। ये चीज़ बिल्कुल भी लैन सीजन को पसंद नहीं आ रही थी। वो बार बार अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जियांग चैंग बिल्कुल शेमलेसली उसके हाथ को पकड़कर उसे टच कर रहा था। लैन सीजन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो इस वक्त यहाँ पर कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता था। वो जानता था कि ये लड़का कितना घटिया है। वो बिल्कुल भी ये सब चीज़ें टॉलरेट नहीं कर सकता था, लेकिन इस वक्त अगर उसने कुछ किया तो यहाँ पार्टी में एक बहुत बड़ा तमाशा क्रिएट हो जाएगा, वो जो कि इस वक्त लैन सीजन बिल्कुल नहीं चाहते थे। कैसे भी करके वो जियांग चैंग से अपना हाथ छुड़वा लेते हैं। जियांग चैंग तो लैन सीजन को बार बार देखे जा रहा था। जैसे ही लैन सीजन अपना हाथ उसे छुड़वाते हैं, जियांग चैंग अपने उस हाथ को अपने लिप्स के पास लेकर जाता है और उन पर किस करता है। लैन सीजन को ये सब चीज़ें बहुत ही डिस्गस्टिंग फील करा रही थी, लेकिन फिर वो उन सब चीज़ों को इग्नोर करता है और अपने फादर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। मिस्टर लैन से बहुत सारे लोग बातें करने लगते हैं। अब हमें जियांग चैंग को दिखाया जाता है। जियांग चैंग जो वहाँ पर खड़ा हुआ था और वो कब से लैन सीजन को ही देखे जा रहा था। वो लैन सीजन को वो टॉप से बॉटम तक घुरे जा रहा था। बार बार उसकी नज़रें लैन सीजन के फेस पर, उसके लिप्स पर जा रही थी। जियांग चैंग अपने लिप्स को लिक करने लगता है। लैन सीजन को देखकर लैन सीजन एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट, हॉट और एक प्रिटी ओमेगा थे, जिन्हें देखने के बाद कोई भी अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। जियांग चैंग तो बस कंटिन्यूसली उन्हें घुरे जा रहा था। तभी जियांग चैंग के पास उसके फ्रेंड्स आते हैं, जिनके अंदर वांग लेंगजाओ, वैन चाओ, जिन सिजुआन और भी उनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स थे जो वहाँ आ गए थे। जियांग चैंग को देखने के बाद वैन चाओ एक डबल स्माइल देता है और बोलता है, हे जियांग चैंग, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम उसे देखकर? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आज खुद ब खुद वो यहाँ आया है। आज की रात तो बहुत अमेजिंग होने वाली है। क्या तुमने कोई प्लान बनाया है आज के लिए? जियांग चैंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ क्यों नहीं, आखिरकार बैट मुझे जीतने जो है। वैन चाओ स्माइल करता है और बोलता है, क्या रियली? जियांग चैंग बोलता है, हाँ क्यों नहीं, देखते हैं आज रात उसे कौन अपने बेड में लेकर जाता है। ये बोलकर वो स्माइल करता है। तभी वांग लेंगजाओ डेविल से स्माइल देती है और हंसते हुए बोलती है, तो देखते हैं फ्रेंड्स, आज आप में से कौन उस प्रोफेसर को अपने बेड में लेकर जाता है। बैठ रही, याद रखना, जो भी हारेगा उसे बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, समझ में आया? तभी सभी लोग बोलते हैं, ओके वांग लेंगजाओ, समझ आ गया है, तो चलिए अपने बेड को शुरू करते हैं।
ये बोलकर वो सभी लोग हंसने लगते हैं। अब हमें वीइंग की ओर का सीन दिखाया जाता है। वीइंग तो उस रैबिट के साथ बहुत ही एंजॉय कर रहा था अपने घर के उस पार्क में, लेकिन तभी अचानक से वीइंग देखता है कि वो रैबिट वीइंग के हाथों से छूटकर वहाँ से भाग गया था। वीइंग जब ये देखता है तब वो उस रैबिट के पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन वो रैबिट वीइंग के हाथ ही नहीं आ रहा था, वो बहुत फास्टली भाग रहा था। वीइंग उस रैबिट को पकड़ने के लिए मेंशन से बाहर चला जाता है। वीइंग देखता है कि वो रैबिट सड़क पर चला गया है और बहुत सारी गाड़ियां आ रही थी। वीइंग अचानक से उस रैबिट को पिक करने के लिए भागता है क्योंकि एक गाड़ी उसे हिट ही करने वाली थी। वीइंग जल्दी से उस गाड़ी के आगे आ जाता है। अचानक से वो गाड़ी रुक जाती है। उस गाड़ी के रुकने से पहले ही वीइंग उस गाड़ी से हिट हो चुका था। वीइंग सड़क पर गिर जाता है। अचानक से उस गाड़ी से एक ड्राइवर बाहर निकलता है। वो ड्राइवर वीइंग पर चिल्लाते हुए बोलते, हे लड़के, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ऐसे कैसे किसी गाड़ी के सामने आ सकते हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर अभी मैं ब्रेक नहीं लगाता तो तुम अभी मर चुके होते। जैसे ही वो गाड़ी रुकी थी, उस गाड़ी के पीछे 2 और गाड़ियां रुक चुकी थी। जल्दी से एक बॉडीगार्ड कार से बाहर निकलता है और उस कार के डोर को ओपन करता है। जैसे ही कार का डोर ओपन होता है, वांग जी उस कार से बाहर निकलता है। वीइंग जो सड़क पर गिरा हुआ था, वीइंग की पूरी बॉडी कांप रही थी, उसके हाथ में रैबिट था। वीइंग के पैर पर और वीइंग के सिर पर चोट लग गई थी गिरने की वजह से। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो कि पार्ट बहुत छोटा है, लेकिन मैं क्या करूं एवरीवन, बहुत ज़्यादा साउंड प्रॉब्लम हो रही है। नाइट की वजह से सब लोग घर में हैं और बहुत ही ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं वीडियो को नहीं बनाऊंगी ज़्यादा लॉन्ग, क्योंकि फिर आप लोग बोलोगे कि बैकग्राउंड म्यूज़िक बैकग्राउंड में नॉइज़ बहुत ज़्यादा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कल का पार्ट मैं ज़रूर लॉन्ग बनाऊंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय एवरीवन।